नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो एक बार फिर से कश्मीर की कश्मीरियत पर एक बदनुमा दाग बन चुके हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जिन्हें कश्मीर में आजाद घूमती लड़कियां पसंद नहीं है। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो कश्मीर में आतंकी को सजा होने पर उसकी कश्मीरियत पर फिर से पत्थरबाजी करते हैं, उसे आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो कश्मीर कश्मीरी पंडितों का था, उनकी घर वापसी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो रास्ता तय नहीं करने देते। बिल्कुल सवाल चाहिए जो एक बार फिर से कश्मीर में 1990 का दौर दोबारा ला रहे हैं, जो एक बार फिर से कह रहे हैं कश्मीर के लिए, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं, हिंदू कश्मीर छोड़ो। यह सवाल ऐसे समय में खड़ा हो रहा है जब एक के बाद एक परिस्थितियां बदलने का दावा किया जा रहा हो। 5 अगस्त वो तारीख किसी ने नहीं भूली है जब 5 अगस्त 2018 को 370 की धारा को खत्म करके कश्मीर के इस कलंक को खत्म किया गया, इस दावे के साथ, इस वायदे के साथ कि कश्मीर में अब कश्मीरियत बदलेगी, कश्मीर हिंदुओं के लिए सुरक्षित होगा, कश्मीर हर उस शख्स के लिए सुरक्षित होगा जो अपने अंदर हिंदुस्तान को, जो भारतीयता को लेकर चलता है, जीता है, मरता है। लेकिन यहां तो अब कश्मीर एक बार फिर से उन्हीं आतंकियों के हाथ में आ रही है। कश्मीर हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं, कश्मीर आजाद घूमती लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं, कश्मीर सेना के उन जवानों के लिए सुरक्षित नहीं जो अपने दिल में हिंदुस्तानियत का जज्बा लेकर घूमते हैं। कश्मीर एक बार फिर से टारगेट किलिंग का हब बनता जा रहा है। कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है। साथ ही साथ यह भी पूछा जा रहा है कि सरकार ने दावे किए, सरकार उन दावों पर अगर खरा नहीं उतरती है तो फिर अगली रणनीति क्या होगी। विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि सहूलियत की राजनीति के तहत ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस प्रतिक्रिया की ही क्या क्रिया है कि यासीन मलिक को इधर सजा होती है, उधर कश्मीर सुलगने लगता है। कौन जिम्मेदार, कौन लेगा जिम्मेदारी, ये बड़े सवाल हैं जो आज जवाब तो चाहिए में होंगे आपके सामने। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष पैनल और विशेषज्ञ जो खास तौर से कश्मीर के मसले पर संजीदगी के साथ अपनी राय आपके बीच रखेंगे। लेकिन आइए, बीते 24 घंटे के अंदर एक तरफ यासीन मलिक को सजा, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग की संख्या में इजाफा। एक आजाद लड़की को फिर से टारगेट करके मार दिया जाता है कश्मीर में ही। ये क्या कश्मीर की कश्मीरियत है? कौन है जो कश्मीर को एक बार फिर से उसी आतंक में धकेलने के लिए आधार तैयार करवा रहा है? इन सब सवालों का जवाब देती सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पांच अगस्त 2019 ये वो दिन था जब मोदी सरकार ने कश्मीर का कलंक कही जाने वाली धारा 370 का खात्मा किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा न सिर्फ अलगाववादी आतंकी बल्कि कश्मीर घाटी को लहू से लाल कर रहे दुर्दांत इस्लामिक आतंकवादियों पर भी वज्र प्रहार जैसा था। आज धारा 370 को खत्म हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में खून खराबा अभी भी जारी है। बौखलाए इस्लामिक आतंकी साथ ही उसके आका राज्य में फिर से 1990 जैसा माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह 1990 में इस्लामिक आतंकियों और जिहादियों ने टारगेट बनाकर कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार किया था, ठीक उसी तरह एक बार फिर से हिंदुओं और हिंदुओं का साथ देने वालों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। इस्लामिक आतंकी चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं और हाल ही में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्टी की उनके दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई। उससे पहले सतीश नामक कश्मीरी हिंदू की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से कश्मीर जाकर काम करने वाले हिंदू भी इस्लामिक आतंकवादियों का निशाना बन रहे हैं। टारगेट किलिंग का ये सिलसिला तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2021 से इसमें अचानक तेजी आई है। अक्टूबर महीने में ही 13 स्थानीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू, भागलपुर बिहार के गोलगप्पे वाला वीरेंद्र पासवान, अलूची बाग के प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर और साथ ही
जम्मू के दीपक चंद के अलावा अरविंद कुमार शाह, राजा देव और साथ ही जोगिंदर देव शामिल थे। उसके बाद से कश्मीर में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि आतंकियों के विरोधी राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई पुलिसकर्मी इन आतंकवादियों का शिकार हुए। आतंकी ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि घाटी में 1990 का दौर वापस लाया जा सके और जो कश्मीर हिंदू कश्मीर जाना चाहते हैं वो वापस लौटें। अब देखना ये है कि 370 हटने के बाद भी लहूलुहान हो रही घाटी में शांति वापस लौटेगी या फिर आतंकी 1990 का दौर वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क सुदर्शन। तो क्या 1990 का दौर फिर से वापस आ जाएगा? ये ऐसा सवाल है इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक तरफ यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होती है। हालांकि देश कह रहा है कि ऐसे आतंकी को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ सजा का ऐलान और दूसरी तरफ देखिए घाटी कैसे सुलगती है। फिर से यासीन के समर्थक घाटी को दहलाने के लिए किस कदर सड़कों पर उतर आते हैं, जरा ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो की एक एक तस्वीर, एक एक आवाज इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात को प्रमाणित कर रही है कि अब भी यासीन मलिक जैसी सोच कश्मीर के जर्रे जर्रे में है। और ये वही सोच है, ये वही विचार है जो न केवल कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस देने दे रही है और ना ही आजाद जीने वाली लड़कियों को उनका जीने का हक दे रही है। एक तरफ कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि राहुल भट्ट देश की सेवा करने के लिए ही तो वहां मौजूद थे, सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे, सरकार के लिए देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ अमरीन भट्ट कहने को मुसलमान लड़की है लेकिन आजाद सोच रखती है, दिल में भारतीय और भारतीयता का भाव रखती थी, लेकिन उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। मुदस्सर शेख देश के लिए मर मिटने वाला, देश का वो बेटा जिसने 3 आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया, लेकिन आखिरकार अपने देश पर बलिदान हुआ। ये है हमारा देश और ये है असली कश्मीरियत। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, क्या ये लोग वाकई कश्मीरियत, जमहूरियत इसके मायने समझते हैं? तुम कितने मलिक मारोगे, हर घर से मलिक निकलेगा, ये वो चीख है, ये वो आवाज है जो चुनौती दे रही है सरकार के दावों को, जो चुनौती दे रही है देश के एक एक शख्स को। एक बार फिर से जरा ये वीडियो एम्बियंस के साथ सुनिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी सोच ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है और इसी सोच ने ही अमरीन भट्ट की भी जान ले ली। अमरीन को गोलियों से छलनी कर दिया गया, अपने घर में थी, 10 साल के उसके भतीजे को भी नहीं बख्शा गया, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अमरीन क्या थी, वो क्या सोचती थी, किस कदर भारत और भारतीयता को दिल में रखती थी, उनकी पड़ोसी की जरा ये बयान सुन लेते हैं और उसके बाद आज के मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं।
ही अपना काम करी थी, अपना गुजर बसर करी थी, अपने पेट के लिए काम करी थी या अपने टैलेंट था उसमें उस तरीके से काम करी थी। ये तो कोई जहाद नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता इस तरीके से कोई इसको जस्टिस करेगा कि हमने जी इसको जहाद के नाम पे मारा। या कौन सा मजहब बताता है आपको एक निहत्ती औरत, एक लड़की, एक फीमेल को इस तरीके से उसके घर में जाके, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, उसकी बहन थी शायद की मदर थी, कि उसके एक गोली लगने के बाद वो अंदर भागी और उसके पीछे भाग के फिर उसको फिर से शॉट कर दिया गया। कि ये बोला गया है उसको कि हम एक शादियों में गाना गाना है। उसने बोला मैं शादी में गाना नहीं गाती हूँ। इस तरीके से उसके भाई को बुलाया गया कि कहाँ है अमरीन। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही थी और उसकी मदर थी वो शायद, और वो बहुत चीख चीख के इंसाफ मांग रही। किस तरीके का जहाद है? क्या यही सिखाता है हमारा मजहब कि एक औरत, निहत्ती औरत को इस तरीके से मार दिया जाए? ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसा हर दिन वहाँ कश्मीर में हो रहा है। और मैंने अब पहले भी अपने टीवी चैनल्स, डिबेट्सों के माध्यम से कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो जागना पड़ेगा। निहत्ते लोगों को कब तक बलि चढ़ाएंगे? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना लोगों की सिक्योरिटी के लिए। वहाँ तो पता ही नहीं कब किसको कहाँ मार देंगे। लोगों को कब तक बलि चढ़ाएंगे, कुछ तो सोचना होगा। आइए एक बार फिर से अब शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, पैनलिस्ट को लेकर आए टीवी स्क्रीन पर। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अल्ताफ ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त पहली बार बहुत बहुत स्वागत करूंगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जम्मू कश्मीर से वास्ता रखते हैं अहमद अयाज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अल्ताफ साहब आपके साथ ही शुरुआत करती हूं क्योंकि आपके साथ तो मैंने न जाने कितने सैकड़ों डिबेट्स किए हैं और लगातार आपकी तरफ से एक ही वायदा, एक ही प्रॉमिस, एक ही दावा कि बदल जाएगा कश्मीर, बदल रहा है कश्मीर। कहां बदला सर? देखिए, जहां तक बदले कश्मीर का ताल्लुक है, आपको याद होगा नफरत की दीवार 5 अगस्त को जो रह गई है, उसके बाद देखिए कश्मीर में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। आज 5 अगस्त से पहले अगर यासीन मलिक को सजा बोली जाती थी तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि कश्मीर की सड़कों पे कितना खून बह चुका था और कश्मीर के हर गलियों में कितनी स्टोन पेल्टिंग और कितने पाकिस्तानी डंडे होंगे। ठीक है, कल कुछ आवारा 10-15 लड़कों ने वहां हुलड़बाजी की है, लेकिन विद इन नो टाइम उनको अरेस्ट करके आज उनको पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी जो सोच है, जो चेंज हुआ है, वो देखिए आज कश्मीर में लाखों की तादाद में टूरिस्ट है और आज कश्मीर में यासीन मलिक जब उसको सजा बोली जाती है, यासीन मलिक की सजा बोलने के बाद कश्मीर के मार्केट्स खुले रहते हैं, कश्मीर में ट्रांसपोर्ट खुला है, आज भी खुला था, कल भी खुला था। ठीक है, कुछ अनासिर है, कुछ एलिमेंट्स अभी है जो नहीं चाहते हैं कश्मीर में अभी अमन हो। जैसे कि उनकी हमेशा एक पॉलिसी रही है कि कश्मीर में हालात खराब हो, कश्मीर से बाहर जो देश, पूरे देश में वहां मैसेज जाए कि कश्मीर नाम ने आजादी का जंग लड़ रही। लेकिन एक बदली हुई सोच आप देखिए ना, कश्मीर में आज बदली सोच। कहां गए वो पाकिस्तानी झंडे, कहां गए आईएसआई के झंडे, कहां गई पत्थरबाजी, कहां गया वो यासीन मलिक, कहां गया शबीर शाह? मैं मानती हूं कि कुछ बदलाव आया, लेकिन आपने कहा कि कहां खून बहा है, तो फिर चंद नाम फिर सामने लेने पड़ेंगे सर। माखनलाल बिंदु, हम तो पीछे जाते ही नहीं, हम तो इधर की ही बात करते हैं। माखनलाल बिंदु की बात कर लीजिए, वीरेंद्र पासवान की बात कर लीजिए, दीपक चंद की बात कर लीजिए, रंजीत सिंह की बात कर लीजिए, राहुल भट्ट की बात कर लीजिए, आप मुदस्सर शेख की बात कर लीजिए, सैफुल्लाह कादरी की बात कर लीजिए, आज की बात अमरीन भट्ट की बात कर लीजिए। ऐसे ना जाने सर उंगलियों में सर उंगलियां खत्म हो जाएंगी, नाम खत्म नहीं होंगे। इसीलिए अगर यहां पर टारगेट किलिंग हो रही है तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्रशासन को जागना होगा, सरकार को रणनीति में बदलाव लाना होगा। आतंकी रणनीति में बदलाव करते हैं, हम क्यों नहीं बदलाव कर पा रहे? किस चीज का और इंतजार? देखिए, बहुत सीरियस कंसर्न है जो ये साइकिल चला है कि इनोसेंट किलिंग की, टारगेट किलिंग की, राष्ट्रवाद सोच के लोगों को मारने की। जैसे अमरीन जैसी लड़की, राहुल भट्ट जैसे नौजवानों को, रियाज ठोकर जैसे नौजवानों को मारने की जो एक साइकिल यहां चली है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अब कश्मीरी पंडित भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर आना शुरू हो गई थी और 6000 फैमिली ने कश्मीर आना और आहिस्ता आहिस्ता आ रही। लेकिन पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है उनको ये बात रास नहीं आती, उनको ये बात रास नहीं आती कि कश्मीर में 1 अप्रैल तक देश से 6000 टूरिस्ट कश्मीर आके और कश्मीर में जो डेवलपमेंट और कश्मीर में जो विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर में जो सोच बदली हुई कि आज कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं कर रहा है, कश्मीर में आज हड़ताल को नकार गया। कश्मीर में मौलवी फारूक जिसकी निगाहें कहीं निशाना कहीं, जो राहुल भट्ट को
बहाना बना के अपने बाप के उस मरण दिवस पे हड़ताल की कॉल देते, वो नाकाम हो चुकी है। इससे आतंकवादियों को फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है और आतंकवादी अब एक सॉफ्ट टारगेट, एक निहत्थे, एक बेबस, एक मजलूम इंसान को निशाना बना। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि वो तो सीधे आपको चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आपसे कुछ उम्मीदें हैं, इसीलिए सरकार से सवाल पूछा जाता है। विपक्ष अपने एजेंडे पर फिक्स है, विपक्ष को जो करना है वो कर रहा है, वो अपने एक फिक्स एजेंडे पर है। विपक्ष को अगर पाकिस्तान का स्पोक पर्सन बनना है तो महबूबा मुफ्ती पाक की महबूबा बनी हुई है। देखिए, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। और जो यहाँ हमारी सेना और जो कश्मीर पुलिस, यहाँ जम्मू कश्मीर की पुलिस काम करे, देखिए राहुल भट्ट के कातिलों को 24 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों को जहन्नम में पहुंचा गया। आपको याद होगा, कल भी 3 आतंकवादी मार डाले गए, आज भी 3 आतंकवादी। सर, मैं कह रही हूं, मैं इस बात से इंकार नहीं कर रही हूं, लेकिन हम इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पहले राहुल भट्ट मारे जाएं और उसके बाद हम उसका बदला लें? पहले अमरीन भट्ट मारी जाए, फिर हम उसका बदला लें। पहले मुदस्सर कादरी मारे जाए और फिर हम मुदस्सर के लिए जो आतंकी है उनको हम पहले क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? दिस इज द मेजर पॉइंट। के सिन्हा सर के पास आती हूँ अल्ताफ साहब। अभी डिबेट हम धीरे धीरे खोलते हैं, बाकी के मेहमानों का रिएक्शन भी। के सिन्हा सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर के मसले पर आपके साथ भी मेरी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, और मुझे याद है कि आपने एक बार कहा था कि देखिए, ये वो आतंकवाद है जो समय के साथ बदलेगा भी, उनकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी एंड सो ऑन, हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी होगी। आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अब आतंकी को हम बोलते हैं हाइब्रिड आतंकी आ गए हैं, तरीका बदल दिया गया है। अब AK-47 नजर नहीं आती, अब छोटी छोटी पिस्टल्स आसानी से कहीं भी ले जाओ, मार दो और फरार हो जाओ। स्ट्रैटेजी उधर बदली, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने स्ट्रैटेजी क्या बदल दी? टारगेट किलिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। लावनी जी, जो आप सवाल उठा रही हैं बहुत ही एक तीखा सवाल है और बहुत अहम है। देखिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, खास करके परिस्थितियां बदली हैं, ये मैं मानता हूं। 2014 के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, खास करके 2019 के बाद, एब्रोगेशन के बाद। मगर ये कह देना कि नहीं हम वेट करेंगे और फिर परिस्थितियां वही आ जाएंगी और आने वाले समय में, देखिए स्ट्रैटेजी क्या था। एक दुलत स्ट्रैटेजी के अंदर में कहा जाता है, जो इनको समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, उसके अंदर में आप कार्रवाई करते थे। और देखिए, इसकी जो कहां है, जड़ कहां है? जड़ है पाकिस्तान से चलते हुए चीजें हैं। और आप कह रहे हैं जो हाइब्रिड वॉर है वो एक प्रॉक्सी वॉर, एक हाइब्रिड वॉर में बदल चुका है। और उन चीजों के लिए आप यदि केवल उनके ब्रांचेस कटेंगे, जो उनके जो परपेचुएशन है, जो आप देखते हैं, 3 आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान, कभी 3 आतंकवादी मारे गए पाकिस्तान में, तो आए तो पाकिस्तान से ना, मगर वो पाकिस्तान को हम पनिश नहीं करते। हम ये कहते हैं कि 3 आतंकवादी और हम फिर गिनते हैं कि कितने को मारे। देखिए, ये चीज उस समय तक चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम, मगर बहुत फास्ट ट्रैक पे काम होना है। हम कभी भी रेट्रीब्यूशन जो है, देखिए इजराइल का एक आदमी यदि टच होता है तो रेट्रीब्यूशन उसके जहां से वो चलती है, जहां जड़ें हैं वहां होती है। आप डिटरेंस उसको कहते हैं। आप जिस दिन कर दें, ऐसे नहीं हो सकता कि केवल बालाकोट में हम एक स्ट्राइक कर दिए, हम सर्जिकल स्ट्राइक एक दिन बाद किए और पूरा का पूरा पाकिस्तान लाइन में आ जाएगा। ये जी डिफीट आपको ऐसा नहीं कि हमको उसमें अटैक कब्जा कर लेना है या चढ़ाई कर देनी है। यदि वो हाइब्रिड वॉर कर रहा है तो आपकी तरफ से हाइब्रिड वॉर होना चाहिए। और हाइब्रिड वॉर आप अपनी धरती पे तो करें, जरूर काटे, मगर उस पार क्या हम करते हैं? हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं। हमारे मेरे अनुसार इसमें कमी है, इसमें इच्छा शक्ति है। मगर आज के समय जब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, 2 फ्रंट 1 हाफ फ्रंट, कहीं हम रुक जाते हैं। हाँ, मगर हमें यही महत्वपूर्ण है। जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हम इंतजार करते हैं, हम पहले सोचते हैं एक्शन हो जाए, देन फिर हम उसके बाद रिएक्ट करेंगे, और यही चूक हो जाती है। अल्ताफ साहब, यही समझने की जरूरत है। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रही हूँ विठल चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित है। बहुत बहुत स्वागत विठल जी। मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अयाज साहब के पास जाना चाहती हूँ। अयाज साहब, टारगेट किलिंग, और जब हम टारगेट किलिंग की बात करते हैं तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, तरीका बदलता चला गया।
लोग बदलते चले गए, चेहरे बदलते चले गए, लेकिन उद्देश्य एक था। अयाज साहब, सियासी लेवल पर कोई बयान देना, जैसे अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, एक बात है, और दूसरा जो ग्राउंड सिचुएशन है वो दूसरी बात। अभी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट की एक्टिविटीज जो है कंपैरेटिवली बहुत हद तक बढ़ गई है। तो ये चीजें जो इस वक्त किलिंग्स हो रही है, सर मिलिटेंट की हरकतें या टेररिस्ट की हरकतें? आप कंप्लीट करने दीजिए सर, बट वी हैव टू कंपेयर इट ना सर, हमें क्लियर आउट करना होगा मिलिटेंट की या फिर टेररिस्ट की। मैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब जो पहली एक्टिविटीज थी उससे एक्टिविटीज बढ़ी है, किलिंग बढ़ी है, हमले बढ़े हैं, ये तो ऑफिशियल डाटा भी शायद आपको बताएगा। और ये जो हो रहा है, जो इस वक्त जो ग्राउंड में हो रहा है, वो यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को दर्शा रहा है और उसके साथ साथ मिलिटेंसी की प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो इसे ये अंदाजा इंसान आसानी से लगा सकता है कि जो भी स्ट्रेटजीज आज तक हमने 90 से किए, मिलिट्री सतह पर, सिक्योरिटी सतह पर, या अभी एब्रोगेशन आर्टिकल 370 होगा जिसके साथ ये भी जोड़ा गया था कि भी इसके बाद नॉर्मल हालात हो जाएंगे, तो ये सारा जो लग रहा है शायद सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है। जहां एक मिलिटेंट को मारा जा रहा है वहां 2 और पैदा हो रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि ये जो स्ट्रेटजीज है ये सही नहीं है। स्ट्रेटजीज को डिफरेंटली बदलने की जरूरत है। जैसे मेजर जनरल सिन्हा साहब बोल रहे थे, अगर ये हाइब्रिड सर, वो स्ट्रैटेजी तो बदलने की जरूरत है और उसके लिए मुझे पूरा गर्व है अपनी सेना पर कि वो सेना करेगी। सरकार का क्या काम है उसका पक्ष अल्ताफ जी रख रहे हैं, लेकिन मेरी सेना पर मुझे बहुत गर्व है। मुझे पता है कि मेरी सेना क्या कर रही है और क्या करेगी। लेकिन मुझे आपत्ति आपके एक शब्द पर है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उग्रवाद और आतंकवाद, कश्मीर के मसले पर टेररिज्म को टेररिज्म आप लोग क्यों नहीं कह पाते? क्यों आप मिलिटेंसी नाम देते हैं? ऐसा नहीं लगता कि आपकी इस तरीके की भाषा ही ऐसे टेररिस्टों के लिए एक बेस तैयार कर रही है? एक छोटी, ये आपकी तरफ से बहुत छोटी बात है। ये छोटी बात है सर। हाँ, मैं बताऊँ क्यों। देखिए, आप इसको कंडम भी करोगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो किलिंग को कंडम नहीं करता, फिर क्या होता है, फिर कंडम करने से रोकती है। बेसिकली यू नीड टू एक्ट। आप ये सेना की तो बात नहीं हमने करी, अभी तक तो सेना ही कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की लेवल पर। अरे सर, गवर्नमेंट के लेवल पर वो बता रहे हैं ना, लेकिन मेरा तो बहुत ही साधारण सा सवाल था। मेरा सवाल था कि आप जैसे विद्वान टेररिज्म और मिलिटेंसी में के डिफरेंस को क्यों नहीं समझ पाते हैं? डर क्यों? ये पाकिस्तान थोड़ी है। आपको टीवी चैनल के वहां पाकिस्तान में तो लाइव डिबेट में उठाकर लेकर जाते हैं। ये हिंदुस्तान है सर, डरिए मत, खुलकर बोलिए। हमारी सेना पर हमको पूरा भरोसा है, कुछ नहीं होगा आपको। आप खुलकर बोलिए ना, डर क्यों रहे हैं आप? पॉइंट है, जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान इसका देश है, तो माय क्वेश्चन गोज टू द गवर्नमेंट, टू यू, एज टू व्हाई इट इज नॉट बीन डेल्ट एट दैट लेवल। Why not handle सर, इज दिस द वे आउट? इज दिस द वे आउट? आप जो कह रहे हैं इससे खाली एक रास्ता निकल आएगा। के सिन्हा सर, मैं विठल सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन के सिन्हा सर देखिए, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। के सिन्हा सर, अगर आप सवाल अच्छा ठीक है, 1 सेकंड, 20 सेकंड में, ठीक है, आप 1 मिनट कंप्लीट कर लें, आप 20 सेकंड में कंप्लीट कर लें। अहमद अयाज साहब प्लीज, ठीक है, आप कंप्लीट करें, 20 सेकंड में प्लीज कंप्लीट करें। अच्छा, ये है कि आज तक जो हम कर रहे हैं वो कश्मीर के अंदर ही कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी यही कर रहे हैं, मिलिटेंसी को डील करने के लिए हम यही कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका जड़ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए हुकूमती इक़दाम क्या है? कितनी देर तक आप कश्मीर को बैटल ग्राउंड बना के रखें? प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम है अगर पाकिस्तान है, अगर मगर में ये इन्होंने, और ये देखिए अयाज साहब बहुत सालों से, 6 साल से तो मैं इनके साथ डिबेट करता रहा हूं, मगर ये बात ये है, ये अगर मगर की बात करते हैं। ये अगर कहेंगे, जब वहां पर एक्शन होगा तो कहेंगे गलत हो रहा है, बैठ के बातचीत कीजिए। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे इच्छा शक्ति तो आ चुकी है और होगा भी, मगर हम थोड़ा सा लेट चलते हैं और उसके कारण हमारी जो इनोसेंट है, चाहे आपने नाम गिना दिए, ये लोग मारे जाते हैं। हमें हमारी टॉलरेंस 0 होनी चाहिए, 0।
देखिए मैं आपको बताता हूं, ये पूरा का पूरा जो गेम है जिहाद का गेम है। ये जिहाद जो है, जिहाद आप बट अपने यही तो जमात क्वेश्चन है इस्लामी कि के हु ऊपर विल में एक्सेप्ट आप इट। यही जिहाद तो है। में आप अहमद लगाम अयाज नहीं साहब लगा जैसे सकते। विद्वान भी कहाँ हैं रुक जाते जो हैं इस हम? चीज को एक्सेप्ट हम नहीं जिहाद को करते क्यों हैं, नहीं यही मतलब तो सबसे बड़ी जिहाद को परेशानी है क्यों कि नहीं किसान। समझ सकते? क्यों मिलिटेंट का नाम देते हैं? बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। कहते हैं कि मिलिटेंसी है? क्यों नहीं कहते कि जिहाद के वो जिहादी हैं जो आकर के आपको मारते हैं? वो उनको ही मारते हैं जो उनके ही मजहब के लोग हैं। इनका कोई मजहब नहीं होता। बिट्ठल चौधरी कश्मीरी पंडित हैं बिट्ठल चौधरी, और बिट्ठल जी भी हमारे साथ बहुत सारी डिबेट्स में जुड़े हैं और हर बार वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो बदले। बदल गया क्या बिट्ठल जी? देखिए घूम फिर के हर बार हम इसी डिबेट में उलझ जाते हैं कि वो मिलिटेंट्स हैं, वो टेररिस्ट हैं, कश्मीरियत नहीं है। न वो मिलिटेंट्स हैं न वो टेररिस्ट, वो जिहादी हैं। वो आपके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। और वहां का जो कश्मीर में आज मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो जिहाद को वहां पे एम्बोल्डन करता है। आप कितनी भी पेरिफेरी में अच्छी अच्छी बातें यहाँ हमें बताइए कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है, वहां पे आपने बहुत कमाल की चीजें हो गई हैं, वहां कुछ नहीं हुआ है। वहां पे टारगेटेड किलिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। हर दिन वहां पे हमारा कोई ना कोई हमारे फौजी भाई, हमारे पुलिस बिट्ठल चौधरी लड़ते हैं उनसे। ये जो टेररिज्म का जो टेररिस्ट की जो फिगर है पिछले 3-4 साल, 5 साल, 10 साल से, ये 200 ही है। ये 200 से कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डिफीट जिहाद इन द वे इट शुड बी। उसको हराने के लिए आपको सबसे पहला तरीका क्या है आपका? उसका ये हराने का सबसे पहले देखिए, कोई भी बीमारी को खत्म अगर करना है तो पहले हमें मानना है कि वो बीमारी है भी। हम जिहाद को जब जिहाद रिकॉग्नाइज करेंगे, हम जब ये मानेंगे जो कश्मीर में हो रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ गजवाए हिंद है, और गजवाए हिंद का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वो कश्मीर में पूरा कर चुके हैं, उसके बाद ही यू विल बी एबल टू कर्ब दैट, यू विल एबल टू। बट यहाँ मेरे बहुत ही पूजनीय रक्षा विशेषज्ञ सिन्हा साहब है, जनरल सिन्हा है। यू कैन नॉट डिफीट, आप अपने शत्रु को शत्रु मुल्क बन के हरा नहीं सकते। आपको समझना है कि वो शत्रु आपको चारों तरफ से घेर रहा है, और ये ढकोसलों से हमें बाहर आना चाहिए। कोई भी सरकार आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए, किसी ने भी सरकार ने बेसिस मूल को कभी एड्रेस नहीं किया है। आप हमारे कोई टीवी चैनल्स पे आपके कल सॉलिसिटर जनरल एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी वहां पे जाके बोलते हैं कि ये जेनोसाइड है। तो इस सरकार को क्या अल्ताफ ठाकुर जी क्या रोक है कि इसको अल्ताफ ठाकुर जी एक्सेप्ट करें कि कश्मीरी हिंदुओं के आप साथ बीमार का इलाज तो कर दे रहे हैं लेकिन बीमारी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और यही आवाज बार बार हर एक कश्मीरी हिंदू के जहन से निकल रही है। देखिए ऐसी बात नहीं, कश्मीर हिंदुओं के साथ साथ कश्मीरी मुसलमान भी मरता है। राहुल भट्ट मरा, रियाज ठाकुर भी मरा, अमरीन भी मरी, मुदस्सिर भी मरा। जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं, सारे कश्मीरियों को आप जहादियों के साथ मत जोड़िए। 90% कश्मीरी इंडियन। आप पाकिस्तान के कुछ 5-10% लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के साथ फेथ रखते हैं, वो लोग ये शैतानी करते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, कुछ कदम उठाइए ना, आप तो आपका तंत्र स्वतंत्र है, आपको रोक कौन रहा है? अगर वो साथ दे रहे हैं तो उनको भी खत्म कीजिए। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि फैक्ट्री को तो पहले खत्म कीजिए। आप बीमार का तो इलाज कर रहे हैं, बीमारी को तो पकड़िए, ये भी तो महत्वपूर्ण है सर। मैं जनरल सिन्हा साहब की बात का ही सेकंड करता हूं। हमने दहशतगर्दों और आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दिया हमारी सेना ने। ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है। नए भारत में आज का प्राइम मिनिस्टर यासीन मलिक के कंधे पे हाथ रखकर एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई नहीं करता है। ये आज का प्रधानमंत्री नईम खान और आसिया इंद्राबी को प्रोटोकॉल नहीं देता है। आज का प्रधानमंत्री उन जैसे लोगों को जेल में बंद के उनको सलाखों में रखा जाता है। आज के भारत में यासीन मलिक को सजा मिलती है। आज के भारत में राहुल भट्ट के कातिलों को 24 घंटे के अंदर मारा जाता। मैं सिन्हा साहब की बात को यकीन करता हूं। 2 बार हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। वेट कर दीजिए, आतंक और आतंक की जड़ को सफा से मिटाएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर नहीं सुधरा है, हमने बहुत सब्र किया है, नहीं सुधरा है, और पाकिस्तान जहां से ये दहशतगर्दी कश्मीर में आ रही है, उस चीज को भी कदम से निकाल दो। और जो टारगेट किलिंग बार बार हो रही है, टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चला है,
यकीन के साथ कह दीजिए, एक भी दहशतगर्द जिंदा नहीं रहेगा। आज आप आंकड़े देखिए, कश्मीर में आज सबसे ज्यादा न्यूनतम लेवल पे, सबसे कम लेवल पे आज कुछ दहशतगर्द बचे हैं। इस दहशतगर्दों को भी नहीं बख्शा जाएगा और उन आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं वही जो सवाल कश्मीर तो में कर रही हूँ कि दहशतगर्द कब नहीं बख्शा जाएगा? हम कब तक यही सुनते रहेंगे? ये लिप सर्विसिंग कब तक चलती रहेगी? के सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूं कि 370 हटने के बाद कुछ परिस्थितियां नहीं बदली। हाँ, बिल्कुल बदली, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि परिस्थितियां बदली थी तो फिर आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाया, लेकिन इधर वही ढाक के तीन पात स्थिति चलती रही, फिर से वही लिप सर्विसिंग चल रही है। सर देखिए लावनी जी, इसको आप समझिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। इसको माने ना माने, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 75 सालों से एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में तो पाकिस्तान परपेचुएट करेगा, मगर आप जब भी उसको मौका देंगे, जब भी उसको, ये बहुत मुझे खुशी है कि हाँ, ये 2-3 सालों में बहुत ज्यादा काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ, मगर एक प्रायोरिटी देखिए, हम चाइना को जब डील करते हैं तो अपने बलबूते पे डील करते हैं, पाकिस्तान को कन्वेंशनली हम डील करते हैं तो अपने बलबूते पे, हम दूसरों को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। मगर आतंकवाद जो आप जिसकी जिहाद की बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ आए। देखिए 9/11 अमेरिका में जब हुआ तो उन्होंने अफगानिस्तान में आकर के, अब हम अमेरिका को कुछ भी कह ले, मगर वहां पर टेररिज्म का ये हिस्सा दिखता नहीं। आपका 2001 से आज भी वो महफूज है इन चीजों से। हम अपने बलबूते पे ये जो तंजीमें हैं, जहां से ये फैक्ट्री से चलते हैं, हम उसको खत्म कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है। मगर हम किन चीजों का, हम कहते हैं FATF कर देगा, हम कहते हैं कि दूसरे UN कर देगा, इसको, ये तंजीम को इसको दे दो, इसको, इन चीजों से ऊपर हमें आना होगा। और देखिए ये चलता रहेगा, ये डिबेट चलता रहेगा। लेकिन के सर, सवाल तो यही है ना, सवाल ये, आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका ने अगर वो कदम उठाया था तो पूरा अमेरिका वहां उस पक्ष पर साथ था, लेकिन यहाँ तो विपक्ष साथ नहीं होता है ना। यहाँ तो मैंने इसीलिए ये देखा जाता है ना, यहाँ तो परिस्थितियां ही अलग हो जाती है। विपक्ष जीरो है आज के दिन में, विपक्ष है कहाँ? क्या है इनकी हैसियत? जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में ये जितने भी थे पुराने, उनकी क्या हैसियत है? मगर आप उसकी हैसियत को बना के रखना चाहते हैं। अहमद अयाज साहब, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन आपकी नजर में? देखिए, इस क्वेश्चन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सवाल ये है कि एक सिचुएशन पैदा हो गई है, खास तौर से 1990 से। अब इसको डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होनी चाहिए। इसके लिए इंडिविजुअल क्या कर सकता है? देखिए, ये गन का मामला है, यहाँ अगर पुलिस वाला भी बाहर खड़ा हो जाएगा, मेरे गेट के ऊपर के साथ बाहर नहीं निकलना है, तो मैं भी निकल नहीं सकता हूँ। वो तो गवर्नमेंट के, हुकूमत के कानून के दायरे में, उसके बरक्स मिलिटेंट के सामने इंसान, आम इंसान कुछ नहीं कर सकता है। अब इसमें जरूरी है कि हुकूमत एक चीज, आई एम सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ इसी बात पर। आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, हुकूमत जब अपना चाबुक चलाती है तब तो फिर आप लोगों की तरफ से कहा जाने लगता है भैया अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, पैलेट गन एक चल जाती है तो UN तक पहुंचने की बात हो जाती है। तो यहाँ पर तो ये परिस्थितियां भी होती है ना सर, ये भी, इस पर भी तो कुछ आप मीडिया इसको गलत तरीके से पेश कर रहा है। सर, जो सामने दिखता है हम उसकी बात करते हैं। आप सुनिए, यहाँ कल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होती है, दूसरी तरफ नारेबाजी होती है, हर घर से यासीन निकलेगा। आप सुनिए, यहाँ फांसियां भी लोगों को हुई है। मकबूल भट्ट की फांसी नहीं हुई, जो दूसरा जो मिलिटेंट जिसको इसमें पार्लियामेंट अटैक में मुलव्वस था, उसकी फांसियां नहीं हुई। यहाँ फांसियां भी हुई। यहाँ 90 से ऐसा अनअबेटेड एक्शन भी हुए सिक्योरिटी की तरफ से। इट इज नॉट सिक्योरिटी हैज रिलैक्स, उन्हें कहीं रिलैक्स किया है। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ऑल आउट हुआ, कैच एंड किल हुआ। ये नहीं है कि यहाँ कोई आसानी से या कोई रिलैक्स किया गया। हर एक एक्शन को आजमाया गया, हर एक तरीके को आजमाया गया। अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई चलाएगा।
ठीक है, अभी इसका हो गया, क्या नाम है इसका, जो यासीन मलिक का हुआ रिएक्शन तो सर, यासीन मलिक को आपकी नजर में यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देश कह रहा है कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, आप इस पर सहमत हैं? नहीं, वो तो खैर कानूनी मामला है। नहीं, वो कानूनी मामला है, कानून की। आप हिंदुस्तानी है ना, तो बतौर हिंदुस्तानी जरा इसका जवाब दे दीजिए। आप बतौर हिंदुस्तानी इसका जवाब दीजिए। कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी के हिसाब से आपकी मांग क्या है? मुझे बहुत बुरा लगता है, मीडिया वाले गलत तरीके से पेश करते हैं। देखिए, ये तो आपको पता होना, वो जो उसके खिलाफ चार्जेस है उसी के ऊपर एक्शन होगा। सर, ये मीडिया को कोसना बंद कर दीजिए। आप लोग मीडिया को कोसना बंद कर दीजिए। जब हम आपसे सच सवाल पूछते हैं तो आपके चेहरों की भाग भंगिमाएं उड़ जाती है, रंगत उड़ जाती है। सर, आप लोगों की। विट्ठल चौधरी, विट्ठल चौधरी, देखिए, बड़े बड़े साधारण सवाल आज मैंने अहमद अयाज साहब के सामने रखे थे। देखिए, सजा इनके लिए अंग्रेजी में टर्म होता है, चार्जेस क्या सर? खून का बदला तो फिर खून होना चाहिए, खून का बदला तो खून होना चाहिए। बिल्कुल, खून जानेगा, खून का बदला खून होना चाहिए। विट्ठल और साहब, जिस घर से देखिए, एक चीज तो विट्ठल साहब स्पष्ट का कर देनी चाहिए कि जिस घर से बुरहन निकलेगा, जिस घर से यासीन निकलेगा, उतने ही बुरहन को मारा जाएगा, उतने ही यासीन मारा जाएगा, उन घर को भी उड़ाया जाएगा। इंडियन आर्मी सक्षम है भारत की आतंकवाद से लड़ने के लिए, लेकिन ये जंग खाली आतंकवाद ही नहीं है, ये लड़ाई सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, डायमेंशंस में है। ये इंटरनल एनिमीज और एक्सटर्नल एनिमीज दोनों से आपको लड़ाई करनी है। आज जो आपके टीवी स्टूडियो पे बैठ के भारत की बातें कर रहे होंगे, अंदर से वो ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, पेरोल पे आईएसआई के। ऐसा प्रूव पहले भी हुआ है, ऐसे लोग बाहर सामने भी आए हैं। हमारे ही प्रधानमंत्री ने यासीन मलिक को चाय भी पिलाई है, हमारे ही प्रधानमंत्रियों ने आसिया आंद्रा 2019 जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने चाय पिलाई, उस पार्टी के प्रवक्ताओं ने आज इस डिबेट में आने से ही मना कर दिया। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने क्या सवाल होगा, उनके सामने क्या सवाल होगा ये भी पता था उनको। समय की कुछ सीमाएं हैं विट्ठल जी, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ यहाँ पर डिबेट को छोड़ा है। और के सर ने भी कहा कि जिहाद को पहचानना होगा। जिहाद को जब तक नहीं समझा जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल एनिमी हमारी दोनों, उनको स्क्रूटनाइज नहीं किया जाएगा। अल्ताफ साहब, आप लाख रणनीतियां बना लें, ये डिबेट्स यहीं खत्म नहीं होंगी और ऐसी ही टारगेट किलिंग होती रहेंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो परिस्थिति सामने है, इसके बाद कुछ तो बदलाव कीजिए, यही उम्मीद पूरा देश आपसे कर रहा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए हमें डिबेट यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये डिबेट यहां खत्म कर रहे हैं कि कश्मीर में असली कश्मीरियत जिसे कहा जाता है वो जरूर आएगी, एक बदलाव जरूर होगा। बस कुछ और ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। डायरेक्ट एक्शन समझते हैं ना? चलिए, आकलन जरूर करिएगा। इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।